अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनान के वीज़े के रिजेक्ट होने की वजह क्या है। तो सबसे पहले जो है ये बात जहन में रखें, हम क्योंकि मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि जो हमारे हक़ में बेहतर होता है वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए फ़ैसला फरमाता है, और होना वही होता है जो मेरे अल्लाह को मंजूर होता है। और जो चीज़ हमारे मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। हमारा काम है दुआ करना, स्ट्रगल करना, सदका व खैरात करके अपने मामलात को आसानी पैदा करने के लिए कोशिश करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके मुक़द्दर में किसी भी जगह का रिज़्क़ लिखा हुआ है कि आपने वहाँ जाके मज़दूरी करनी है और अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है, तो फिर वहाँ आपने हर हाल में पहुँचना ही पहुँचना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें बाज़ चीज़ें मैटर करती हैं, ज़रूरी होता है कि स्ट्रगल करना और हिम्मत करना। तो जब हम हिम्मत और स्ट्रगल करेंगे तो बाकी हमारा यकीन कामल अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर होगा, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी वजह से अल्लाह ना करे आप नाकाम हो जाते हैं तो आपने डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, क्योंकि पैसा ज़ाया होता है, इंसान का वक़्त ज़ाया होता है, इंसान की उम्मीदें टूटती हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके मुक़द्दर में अभी अल्लाह पाक ने लिखा ही नहीं था, तो जिस वजह से आपके ये मामलात हो गए, या आपकी गलतियों की कोई सज़ा आपको मिल रही है, या आपके ऊपर कोई इम्तिहान है तो जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इंशाअल्लाह आप अपने ज़हन को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि आखिर ऐसे मामलात कौन से होते हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रीस एम्बेसी की जो सिचुएशन है इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ ग्रीस को पाकिस्तान से कितने बंदे चाहिए, वो किस पोजीशन में हैं, और ये सारी चीज़ें मैटर करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका इंटरव्यू, आपका मेडिकल, और आपकी जो सिचुएशन है वो उनको कैसी लगी। सबसे पहले तो मेडिकल की हर वीडियो में यही बात बताते हैं कि अगर आप मेडिकली में फ़ेल हैं तो चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा हो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा की तरह यही है कि आपने अपने टेस्ट करवाने हैं वीज़ा जमा एम्बेसी जाने से पहले। अगर कोई बीमारी वगैरह है तो वो आपने अपने टेस्ट के ज़रिए देखकर उसका इलाज करके उसको ख़त्म करके फिर आपने एम्बेसी में मेडिकल के लिए जाना है। वरना अगर आप पहले जाते हैं तो उसमें आपका माली नुकसान भी होगा और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। तो इसलिए फ़र्स्ट स्टेप इस जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेडिकल। तो मेडिकल में आपने देखना है आपको जो है हेपेटाइटिस ना हो, गर्मी वगैरह का नुक्स ना हो, आपको जो है एड्स वगैरह ना हो, आपको जिगर की गर्मी, और इसमें आपको टीबी और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मेजर बीमारियां होती हैं जो मेन होती हैं वो आपको ना हो। इनका टेस्ट किसी भी लेबॉर्ट्री से 2-3 हज़ार रुपये में हो जाता है और आपकी बचत हो जाएगी। सेकंड स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे जो बेसिक गलती हम लोग कर रहे हैं वो जो सामने आई है वो ये है कि जब आपके पास वीज़ा आता है और साथ में उसके एक आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, तो हमारे जितने भी साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि गूगल ट्रांसलेशन से जाकर अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेशन करते हैं और ट्रांसलेशन करके वहाँ से चीज़ों के नाम याद करते हैं। इसका एक नुकसान ये होता है क्योंकि गूगल की जो ट्रांसलेशन होती है और जो चीज़ें लिखी होती हैं एग्जैक्ट वो नामों में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू में जो नाम बताए जाते हैं उसमें भी गलती वाक़या हो जाती है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने जिस बंदे से वीज़ा लिया है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करें और उससे बात करें और उससे पूछें कि वो आपको मुकम्मल डिटेल बताए अपने मालिक के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ वो काम है, कौन सा काम है, भेड़ों का है तो कि भेड़ें हैं या बकरियां हैं, गाँव का है तो कितने गायें हैं, कितने बैल हैं, और उसके दरख्त हैं, उसके जैतून है, माल्टे हैं, उसकी कौन सी पैदावार है, कौन सी प्रोडक्शन है जिसके ऊपर बेसिक के ऊपर आपको वीज़ा भेजा गया है। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में भी आपको पता होना चाहिए कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है, वहाँ का जो ऑफिस है यूनियन काउंसिल या जहाँ पे पेपर जमा होते हैं वो किस गांव में है, किस शहर में है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना होता है। आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपने गूगल से ट्रांसलेशन की और मालिक का नाम था कोस्तादीना। ठीक है, गूगल ने आपको बता दिया कोस्तादीना या कोस्ता, तो आपने वो याद कर लिया। अब यहाँ पे फ़र्क ये आता है कि कोस्तादीना और कोस्तादीनोस। कोस्तादीनोस होगा तो ये मर्द मालिक होगा, कोस्तादीना होगी तो ये औरत मालिक होगी। तो यहाँ पे आपने जब नाम गलत बताया, हो सकता है कि कोस्तादीना होता और आपने कोस्तादीनोस बता दिया।
गूगल की ट्रांसलेशन की वजह से, तो वहाँ से आपने मालिक का जो जिन्स है उसको चेंज कर दिया, जिसकी बेस पर वो समझेंगे कि ये बंदा जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसका, क्योंकि इसको मालूमात नहीं है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसकी बेसिकली जो है ना आपको अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च करनी होगी, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होती, आपको कोई एम्बेसी की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है कि इतनी जल्दी आना है, तो इसलिए आपने इसके अच्छे तरीके से मालिक का नाम याद करना है, जगह के नाम को आपने याद करना है। इसमें स्पेलिंग की गलती हो जाती है बाज़ दफ़ा जब गूगल ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो इसको आपने मालिक का नाम, जगह का नाम और जिस जगह पे ये आपका काम है, किस चीज़ का काम है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी हैं। गूगल ट्रांसलेशन से नहीं करनी, बल्कि उस बंदे से जिसने आपको वीज़ा भेजा है, या इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। गूगल पे जाएं, उस जगह का नाम ढूंढें, उसके इर्द गिर्द के इलाकों के नाम ढूंढें, इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च करके तो फिर इसको लेना है। एक और बात जो आपको फ़ायदा दे सकती है वो ये है कि आपका जिस मालिक ने वीज़ा भेजा है, अगर तो वहाँ पाकिस्तानी काम करते हैं तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके तो उनसे भी मालूमात लेंगे, और साथ में जो है उनका, अगर वहाँ पे कोई लीगल बंदा है और वो लीगल वहाँ पे रह रहा है और उसी मालिक के पास काम कर रहा है, तो आप उसके पेपर वगैरह भी साथ लगा सकते हैं कि ये हमारा भाई है, कज़न है, ये हमें आगे रिसीव करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारी मुआवन साबित होगा। इसमें वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको तो ज़बान नहीं आती, तो आप कैसे आगे चलेंगे, कैसे मालिक से बात करेंगे, तो आप उनको कह देते हैं कि मेरा कज़न है वहाँ, उसी मालिक पास काम कर रहा है, या मेरा दोस्त है, या मेरे अंकल हैं, या मेरे मामू हैं जो काफ़ी अरसा से उसी मालिक के पास काम कर रहे हैं, और वो हमारे और मालिक के दरमियान ट्रांसलेशन करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़बान सीखूंगा। एक वो सवाल नमाज का भी करते थे, नमाज के बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्योंकि ऑटोमेटिकली मालिक के पास पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जगह मुतय्यन की हुई है नमाज के लिए, तो हम भी उनके साथ जाके वहाँ नमाज पढ़ लेंगे, हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी इबादत में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में आपकी इबादत में आपको ये डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसलिए वो आपकी जो है वो इस मामलात को भी देख लेंगे। फिर वो आपसे पूछते हैं कि भाई अगर हम आपको वीज़ा देते नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे में ये जो मालिक को रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट मेरे में मौजूद हैं, और मुझे क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ एक नंबर है, किसी किस्म का कोई फैक्स पेपर नहीं है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप मुझे वीज़ा ज़रूर देंगे, ताकि मैं लीगल तरीके से जाके वहाँ पर अच्छे तरीके से रिज़्क़ हलाल कमा सकूँ। तो इस तरह ये होता है। अगर वो आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर मालिक आपको काम पे नहीं रखता तो आप क्या करेंगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मालिक अगर मुझे काम पे नहीं रखता तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं मालिक से कहूँगा अगर वो मुझे नहीं रखता तो फिर मैं कहूँगा, क्योंकि मैं एक लीगल तरीके से प्रोसेस करना चाहता हूँ, अनलीगल नहीं रहना चाहता, तो अगर मुझे मालिक नहीं रखेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसके बारे में आगाह करेंगे, क्योंकि 2 तारीख को नई फ़ाइलें जमा हो रही हैं, तो जैसे ही नई फ़ाइलें जमा होती हैं, एम्बेसी की जो सिचुएशन सामने आती है उसके बारे में फिर आपको आगाह करेंगे कि क्या सूरत हाल है, कि उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो जैसी भी सूरत हाल होगी फिर नए जो सवालात पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको आगाह करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। सदका जारिया करें, सदका करें, नफली सदका 5-10 रुपये जितने आप कर सकते हैं किसी गरीब के सर पे रखें, अपने वालिदैन की दुआएं लें, अपने बड़ों की दुआएं लें, और अल्लाह के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें। दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और अल्लाह पे उम्मीद रख के आप जाएं, और किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो आपकी हेल्प करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।